हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड या फिर ब्लड टू एल्वोलाई। ठीक है, एल्वोलाई से ब्लड में जाती है गैसेज या फिर ब्लड से फिर से एल्वोलाई में आती है। तो इसको ब्लड से एल्वोलाई में जाने के लिए या फिर एल्वोलाई से ब्लड में जाने के लिए इसके लिए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एल्वोलाई। एल्वोलाई में एल्व्यूलर एपिथेलियम रहा। ठीक है, और साथ में रहा ये ब्लड वेसल में यहाँ पे इंडोथेलियम होता है। ठीक है, तो ये इंडोथेलियम और एपिथेलियम इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, ये कहलाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों को क्रॉस करके O2 जो होता है ब्लड वेसल्स में आता है, CO2 जो होता है ब्लड वेसल से एल्वोलाई में जाता है। ठीक है, तो इसमें किन तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? एल्व्यूलर एपिथेलियम, पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों की थिकनेस लगभग 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी होती है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेज दैट डिफ्यूजेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन ईच मिनट। 1 मिनट में कितना गैसेज ब्लड में डिफ्यूज हो रही है, ब्लड में घुल पा रही है, तो ये कहलाती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आती है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या क्या है? तो दोनों की अलग अलग है। जो ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है 21 ml पर मिनट mmHg। ठीक है, 1 mmHg यानी 1 mmHg प्रेशर पर 1 मिनट में 21 ml ऑक्सीजन घुल जाता है ब्लड में। ठीक है, जबकि CO2 का जो है वो 400 ml कई गुना ज़्यादा यानी 4 टाइम्स अप्रॉक्स 20 टाइम्स अधिक होता है डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 दैन O2। ठीक है, ये 400 ml पर मिनट पर mmHg में घुलता है। ठीक है, 20 टाइम्स ही एक्स्ट्रा रहता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम लोग देखेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेज का एक्सचेंज जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, तो वो जो डिफ्यूजन होता है सिंपल डिफ्यूजन की, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूजन के लिए नो एनर्जी। ठीक है, ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, प्रेशर, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो देखिए, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे, मतलब PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन, अगर हायर कंसंट्रेशन रहेगा तो वो इजीली चला जाएगा। सॉल्युबिलिटी, जो गैस बहुत आसानी से, अभी हम लोग ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसानी से घुल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी अधिक है तो वो इजीली पास हो जाएगी। ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगी। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो अभी हम लोगों ने मेम्ब्रेन देखा इंडोथेलियम और इपीथेलियम जो देखा हम लोगों ने, अब साथ बेसन, अगर इसकी थिकनेस कम हो गई तो बहुत जल्दी ये डिफ्यूज हो जाएगी, गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा। देयर आर 2 साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। 2 साइट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज के लिए। एक तो एल्वोलाई से ब्लड में जाती है। ठीक है, ब्लड से फिर टिश्यू में जाती है। 2 साइट है जहाँ पे डिफ्यूजन होता है। ठीक है, एल्वोलाई से ब्लड में ऑक्सीजन एल्वोलाई से आती है ब्लड वेसल्स में और CO2 जाती है। फिर यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन आती है और टिश्यू से फिर ब्लड वेसल में CO2 जाती है। ठीक है, अब पहले वाले लेक्चर में मैं बताई, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। सेकेंड, अब आगे देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज एट डिफरेंट साइड। अलग अलग साइड पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो मैं इसका फ्लो डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, वो देखिए। तो पहले रेस्पिरेटरी गैसेज O2 और CO2 तो 159 mmHg में, ठीक है, वो होता है एटमोस्फेरिक साइड पे। एल्वोलाई पे 104 और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का जो mmHg कितना रहता है 95 और यहाँ पे होता है 40 डीऑक्सीजनेटेड में और टिश्यू के पास 40। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में 0.4 mmHg होता है, जबकि एल्वोलाई में 40 mmHg और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 40 रहता है। डीऑक्सीजनेटेड में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहता है, 45 mg हो जाता है। ऑक्सीजन से देखिए यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे इन सब का ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिएगा तो इसका ज़्यादा है ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर टिश्यू में भी ये ज़्यादा रहता है, तभी ये डिफ्यूज हो जाता है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब ये फ्लो डायग्राम के थ्रू समझिए कि ये कैसे प्रेशर जो होता है डिफ्यूजन में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे एयर को हम इंस्पायर करते हैं, O2 हम लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड है। तो एल्वोलाई में जो होता है, अभी हम लोग ने देखा एल्वोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है 104 होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 40
mmHg होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में यहाँ पे जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है अप्रॉक्स 95 mmHg, ठीक है। तो यहाँ पे 104 है तो ज़्यादा प्रेशर से कम की तरफ आएगा, ठीक है, जबकि वही चीज़ यहाँ पे 40 mmHg है तो ये नहीं आएगा इधर, ठीक है। जब यहाँ पे ये 45, देखिए यहाँ पे ये जब 45 mmHg हो जाता है CO2, ठीक है, CO2 जब 45 mmHg हो जाता है, सॉरी 45 mmHg, ठीक है, 45 mmHg हो जाता है तो यहाँ से यहाँ पे क्या है 40 है तो अब ये ज़्यादा से कम यानी CO2 यहाँ से बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ है 45 और यहाँ है 40, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 40 तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 104 है तो ये अधिक है तो ये ज़्यादा से कम की तरफ आएगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं जिधर ज़्यादा प्रेशर होता है उधर से कम की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम है तो O2 इधर की तरफ आएगा और यहाँ देख रहे हैं यहाँ 45 है और यहाँ पे 40 है तो इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन समझ आ रही है। फिर ये पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है। और पल्मोनरी आर्टरी जस्ट उल्टा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, जिसमें CO2 रहता है। अब नीचे की तरफ देखेंगे ये हार्ट में, हार्ट का ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट में लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में जाता है, यहाँ से निकल के ये पूरे बॉडी में टिश्यू की तरफ जाता है एरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू। तो यहाँ पे जो रहता है प्रेशर यहाँ पे 95 mmHg रहता है ऑक्सीजन का और CO2 का 40 mmHg, तो ठीक है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 95 mmHg है PO2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 40 mmHg, तो यहाँ से ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पे वेसल्स में ज़्यादा है, टिश्यू में कम है, टिश्यू में कम है तो यहाँ वेसल से ये टिश्यू की तरफ आएगी, ठीक है। जबकि हम यहाँ देखेंगे CO2 जो है PCO2, ठीक है, PCO2 यहाँ पे कितना है, इधर से जो ब्लड आ रही है PCO2 इसमें 40 mmHg है, जबकि यहाँ पे टिश्यू में ये सारा टिश्यू की बात है, ठीक है। ये टिश्यू में देख रहे हैं हम कि टिश्यू में कितना है 45 mmHg, तो इसमें अगर 45 हो और इसमें अगर 40 हो तो ये ब्लड ये CO2 किधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, ठीक है, ठीक है, समझ आया। ये 45 से 40 की तरफ जाएगी, ठीक है, डन। अब यहाँ से देखिए अब यहाँ पे कितना आ गया PCO2 मेरा कितना आ गया 45 आ गया, ठीक है। और हमारा यहाँ पे अब यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो PO2 जो हो जाता है वो 40 mmHg हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए PO2 कितना हो जा रहा है 40 mmHg, PCO2 कितना हो जा रहा है 45 mmHg। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा है तो फिर ये ऊपर की तरफ ब्लड लेके जाता है, राइट हार्ट में पहुँचता है, फिर उसके बाद ये राइट हार्ट के बाद ये फिर यहाँ से लेके जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा CO2 कितना है 45 mmHg, तो 45 mmHg यहाँ पे अगर रहेगा और यहाँ पे 40 mmHg रहेगा, यहाँ पे 45 तो ये ज़्यादा के कम तरफ जाएगा तो ये CO2 जो है वो एल्वोलाई में चला जाता है, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम आई थिंक आप लोग को समझ आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होता है बॉडी में, ठीक है। तो 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्टेड बाय RBC, रेड ब्लड सेल यानी हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि 3% जो O2 रहता है वो डिजॉल्व प्लाज्मा में घुल के पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। 3%, 97% जो होता है RBC के थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू। तो एक हेमोग्लोबिन के पास 4 आयरन एटम होते हैं, एक हेमोग्लोबिन के पास 4 आयरन के एटम होते हैं। वही 4 आयरन के एटम जो होता है एक मॉलिक्यूल एक एटम नहीं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम मॉलिक्यूल की बात करें, यानी एक O2 को बाइंड करता है, ठीक है। तो एक हेमोग्लोबिन के पास 4 आयरन, एक आयरन एक मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा तो एक हेमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ, क्योंकि यहाँ देखिए एक ये हेमोग्लोबिन हो गया, यहाँ पे एक आयरन है, एक यहाँ पे आयरन है, एक यहाँ पे आयरन है इसमें और एक यहाँ पे आयरन, ठीक है। ये एक O2 से बाइंड करेगा, ये एक O2 से बाइंड करेगा, ये एक O2 से बाइंड करेगा और ये एक O2 से बाइंड करेगा। टोटल मिलाकर 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 एक हेमोग्लोबिन बाइंड करता है, ठीक है। तो पहला जो बाइंडिंग होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जैसे ही पहला बाइंडिंग हो जाता है O2 का तो इसमें ऐसा शेप में चेंज आता है कि ये आगे फर्दर सारे बाइंडिंग बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 1 हीम मतलब होता है आयरन,
ठीक है, हिम मतलब आयरन। कॉम्बिनेशन ऑफ वन हिम विथ O2 के साथ जब बाइंड कर जाता है तो इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ O2 मॉलिक्यूल्स। फिर ये एफिनिटी को इंक्रीज कर देता है बहुत आसानी से, दूसरा, तीसरा और चौथे मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से बाइंड कर जाता है। अब एक हीमोग्लोबिन को लिखा जाता है Hb4, यानी 4 आयरन है इसमें, एक O2 से मॉलिक्यूल Hb4O2, इस तरह से ये 4 O2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके लास्ट में जो बनाता है Hb4O8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजनेशन, ये हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, ठीक है, तो इधर में होता है O2 सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और इधर में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, सेचुरेशन जब ये 100 mmHg जब रहता है ना तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेचुरेशन रहता है 100। ठीक है, जब 100 mmHg रहेगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो सबसे ज़्यादा उस टाइम सेचुरेशन रहता है 100%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका नॉर्मल ग्राफ ये है। नॉर्मल ग्राफ में क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी के 37 डिग्री सेल्सियस और pH 7.4 पे एक नॉर्मल ग्राफ बनती है जो कि 100% सेचुरेटेड होती है। इसको मिलाएंगे आप तो तकरीबन ये 100% ये सेचुरेटेड हो रही है और 100 mmHg पे। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ। अब इसमें होती है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट की तरफ किस कंडीशन में शिफ्ट करती है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो तब। ठीक है, बहुत जल्दी सेचुरेटेड हो जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि अब मान लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड से हमारी पॉइजनिंग हो गई हो, हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से आसानी से बाइंड कर लेता है तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम बचता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जितना भी हो वो इजीली बाइंड कर जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो ये लेफ्ट शिफ्ट जाता है। ठीक है, ये एफ का मतलब HbF का मतलब हो गया कि फीटल हीमोग्लोबिन, ये जो है फीटस का हीमोग्लोबिन। तो माँ जब सांस लेती है और बच्चे को भी ऑक्सीजन देती है तो उतना भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है तो उसके पास भी, बच्चे के पास भी, फीटस यानी प्रेग्नेंट लेडी के जो बच्चे होते हैं पेट में तो उसके पास भी, फीटस के पास भी ऑक्सीजन की कमी रहती है तो उस केस में भी ये बहुत जल्दी सेचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, कमी प्रेशर पे बहुत जल्दी सेचुरेटेड हो जाता है। या फिर हम हाई अल्टीट्यूड पे गए हैं, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तब भी वहाँ पे 60 mmHg ही रहता है तभी वो सेचुरेटेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ही कमी है। ठीक है, जब राइट शिफ्ट के लिए क्या कंडीशन होता है, जब pH 7.4 से कम हो जाए या फिर टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो ये जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाती है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए हाई अल्टीट्यूड फीटस में और CO की पॉइजनिंग हो जाए तब ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करती है। अच्छा, pH में कमी आ जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये राइट की तरफ शिफ्ट करती है। इस केस में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इस केस में, राइट शिफ्ट के केस में। ठीक है, अब यहाँ नोट में देखिए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो रहता है 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml O2 रहता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, 5 ml O2 रहता है। ठीक है, एट द PO2 वैल्यू अगर 100 mmHg है तो वहाँ पे 100% सेचुरेशन होती है। 100 mmHg हो PO2 या फिर उससे ज़्यादा हो तो वहाँ पे 100% सेचुरेशन होती है। अगर हाई अल्टीट्यूड पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कम हो जाती है वहाँ पे हो जाती है 60 mmHg तो वहाँ पे सेचुरेशन देखिए घट के 100% से कितना हो गया 90%। ठीक है, अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तो 10% जो होता है वो डिजॉल्व प्लाज्मा के थ्रू होता है, जैसे कि ऑक्सीजन 3% होता था। 10% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है, RBC के थ्रू होगा 10%। और इसमें सबसे ज़्यादा 80% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्बोनेट आयंस का। ठीक है, तो इस केस में देखिए CO2 और H2O मिल के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में H2CO3 बनाते हैं। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होते हैं HCO3 माइनस और H प्लस यानी आयंस के रूप में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर CO2 की मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए, हमारे बॉडी में CO2 का मात्रा ज़्यादा हो जाए तो H प्लस भी ज़्यादा हो जाएगा, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए CO2 तो H प्लस ज़्यादा हो जाएगा यानी हमारी बॉडी में एसिडिटी भी हो सकती है। ठीक है, अगर इसकी अमाउंट CO2 की अमाउंट हमारी बॉडी में ज़्यादा होगी तो एसिडिटी हमारी बॉडी में हो सकती है। ठीक है,
तो आई थिंक ये कंप्लीट था फिजियोलॉजी। तो अगर आपको ये लेक्चर और नोट्स समझ आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और आगे का लेक्चर बनाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल। थैंक यू वेरी मच।